Jyoti Rai. Thanks for joining me in this very interesting interview because the guest is so special. I'm joined by Mihir Vora, the name that industry really knows very well. Mihir is known for his 3 decades of experience in Indian markets. 3 decades where he has seen highs, lows, bust and bumps, and so much more. And yes, not just limited to one asset class, equity, but as well as debt. To add more, Mihir has served not just asset management company as head of investments in their formative years, but as well as served insurance sector as head of investments there as well. That makes Mihir a very rare talent set in the mutual fund asset management industry. Mihir is CIO of Trust Mutual Fund, and he is joining us to discuss the new NFO that Trust Mutual Fund is bringing, the Trust MF Small Cap Fund, starting on 11th October and open till 25th. Let's deep dive in what makes Mihir click and what has been his journey so far with his previous launch fund, FlexiCap. Thank you, Mihir, for joining this interview. How are you doing? Very good. Thank you so much for having me, and it's a pleasure to be here today. Fantastic. And look what we are discussing, the new NFO that is coming out, the Trust MF Small Cap Fund. इस लेवल्स ऑफ मार्केट पे जहाँ पे मैं सुनती हूँ कुछ लोगों से कि मार्केट ओवरबॉट है, मार्केट ऑल टाइम हाई है, उसमें स्मॉल कैप फंड लाने के आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? देखिए, एक तो जैसे मैंने कहा कि हम नए फंड हाउस हैं, तो सबसे पहले तो हमें प्रोडक्ट स्वीट कंप्लीट करनी है. तो जैसे सबसे बड़ी जो कैटेगरी फ्लेक्सी कैप की है, उसमें पहला फंड लॉन्च किया हमने. लेकिन जब हम सेकंड फंड के बारे में सोच रहे थे, तो हमने मार्केट के अपॉर्चुनिटीज़ को देखा और हमें ऐसा लगा कि जिस तरह से इंडिया ग्रोथ स्टोरी पैन आउट हो रही है, तो अभी भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं. क्योंकि अगर हम मार्केट में देखें तो करीबन 5,000 लिस्टेड स्टॉक्स हैं. उसमें से पहले जो 100 स्टॉक्स हैं वो लार्ज कैप में होते हैं, दूसरे 150 स्टॉक्स हैं उसके बाद के जो हैं वो मिड कैप गिनते हैं, लेकिन उसके बाद भी करीबन 4,500 स्टॉक्स बच जाते हैं. और हम क्वालिटेटिव फ़िल्टर भी लगाएं, क्वांटिटेटिव फ़िल्टर भी लगाएं, ग्रोथ के फ़िल्टर लगाएं, रिटर्न ऑन इक्विटी के फ़िल्टर भी लगाएं, फिर भी हंड्रेड्स ऑफ स्टॉक बच जाते हैं इतने स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया को सिलेक्ट करते भी. और वो सारे जो हैं ऑलमोस्ट स्मॉल कैप कैटेगरी में आते हैं. और जिस तरह से इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही है और नए नए सेक्टर्स उभर रहे हैं, तो ये नए सेक्टर्स और हाई ग्रोथ सेक्टर्स होते हैं टिपिकली, वो स्मॉल कैप्स में ही ज़्यादा चॉइस होती है आपके लिए. ओके, सो जो आपने यूनिवर्स बताया स्मॉल कैप कंपनीज का, एज बाय डेफिनेशन ये क्राइटेरिया एक सेट हो गया है कि 100 देन 250 एंड द रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स इज स्मॉल कैप्स. करेक्ट. और ये यूनिवर्स बहुत बड़ा है और उसमें से आप कैसे पिकअप करते हैं आउट ऑफ द यूनिवर्स ऑफ सो मैनी कंपनीज? क्या इंडिकेटर्स, क्या अलग चीज़ें फॉलो करते हैं एज पर योर इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी? श्योर. तो देखिए, अच्छी बात यह है कि हमारी जो डीएनए है एज अ फंड हाउस, हमारी इन्वेस्टमेंट की जो डीएनए फिलॉसफी है, वो ग्रोथ इन्वेस्टिंग पे है. एंड बाय ग्रोथ इन्वेस्टिंग वी मीन अर्निंग्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ दिखनी चाहिए. तो हमारी जो फोकस है वो ऐसी कंपनीज को आइडेंटिफाई करना है जहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ हाई है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो हमारे लिए है वो ये है कि जो अर्निंग्स और प्रॉफिट ग्रोथ आएगी वो एक लंबे समय तक आएगी. तो हम सिर्फ अगले 2 या 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ नहीं देखते हैं, हम अनुमान ये लगाते हैं कि ये कंपनी जो है वो 5 साल, 10 साल, 15 साल तक ग्रो करेगी कि नहीं एट अ हाई रेट. तो हमने ये देखा है कि अगर ऐसी कंपनीज मार्केट आइडेंटिफाई करती है या हम आइडेंटिफाई करते हैं जहाँ पे जो ग्रोथ की जो रनवे हम जैसे कहेंगे, या ग्रोथ की जो पोटेंशियल लंबे समय की होती है, तो वो स्टॉक्स के जो वैल्यूएशंस होते हैं उसमें जो लंबे प्रॉफिट्स हैं, जैसे कि प्रॉफिट आफ्टर 5-10 साल के जो प्रॉफिट्स हैं उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है. और हमें ये दिखता है कि क्योंकि 80-90% जो मार्केट कैप है वो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट से आती है, तो करंट मार्केट कैप जो करंट जो वैल्यूएशन है, करंट प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो वगैरह देखेंगे तो हमेशा हाई दिखते हैं. तो कई बार ये होता है कि इन्वेस्टर्स वो स्टॉक को इस तरह से देख के छोड़ देते हैं कि आज की प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, आज के प्रॉफिट्स की बेसिस पे वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन मार्केट लंबे प्रॉफिट्स को देख रही है. तो ये जो है हाई ग्रोथ इन्वेस्टिंग, हमारी जो फिलॉसफी है
वो एक परफेक्ट परफेक्ट मैं कहूँगा स्टाइल है स्मॉल कैप्स आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि स्मॉल कैप्स जो होते हैं स्टॉक्स उसकी वो जो है एक कंपनी की लाइफ साइकिल में जो सबसे हाई ग्रोथ फेज होता है वो स्मॉल कैप फेज एंड मिड कैप फेज में होता है। क्योंकि अब जब कंपनी स्टार्टअप फेज में होती है तो ट्रायल एंड एरर होती है, प्रोडक्ट्स प्रूवन नहीं है, कस्टमर्स नहीं है, तो एक बिजनेस मॉडल बनता है बाय ट्रायल एंड एरर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। Right. बट जब ये बिजनेस मॉडल स्टेबलाइज हो जाता है फिर स्केल अप का जो फेज होता है वो लंबा होता है। मींस अगर सक्सेसफुल हुई कंपनी तो ये कंपनी 5, 10, 20 साल तक हाई ग्रोथ कर सकती है, जो टिपिकली माइक्रो कैप या स्मॉल कैप या मिड कैप फेज होता है। बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली है आपने, जहाँ पे इट्स नॉट जस्ट आइडेंटिफाइंग द कंपनी बट ऑल्सो द स्टेज इन द विच द कंपनी। आई थिंक आप क्वालिटी और ग्रोथ को दोनों को साथ में लेके चल रहे हैं। सो दैट्स अ ग्रेट इंसाइट मिहिर। मुझे आपसे ये भी पूछना था कि एक स्मॉल कैप का इतना बड़ा यूनिवर्स है और छोटे से छोटा स्मॉल कैप शायद 30 या 40 हज़ार करोड़ वैल्यूएशन पे है। स्मॉल कैप्स को स्मॉल कैप कहना ठीक रहेगा? देखिए, अच्छी बात यह है कि प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है। Well said. तो जैसे आपने कहा आज जो कट ऑफ है 250th स्टॉक का वो करीबन 30,000 30,000 करोड़ का हो गया है। और अगर हम दूसरी तरीके से देखें तो इंडियन मार्केट की ओवरऑल साइज भी इतनी बढ़ गई है। तो आज हम देखें कंपेयर टू 5 years अगो तो हमारी मार्केट कैप जो है वो करीबन $5.5 ट्रिलियन की हो गई है। लेकिन अगर हम सिर्फ स्मॉल कैप कंपनीज का मार्केट कैप देखें वो अलोन $1 ट्रिलियन से ज़्यादा हो गई है। मिड कैप भी है जो है वो 1 ट्रिलियन के हो गए हैं। तो करीबन 3.5 ट्रिलियन लार्ज कैप्स हैं, लेकिन उसके सामने 1 ट्रिलियन स्मॉल कैप और मिड कैप ईच हैं। तो हम एक कहेंगे ऐसे फेज पे आए हैं कि हमारी कंपनीज भी जो है वो ग्लोबल साइज की हो गई है। और उसका मतलब ये भी है कि जैसी कंपनी बड़ी होती है तो एक्चुअली रिस्क भी कम होता है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज इंडिया को हो गया है कि हम एक मीनिंगफुल साइज के हो चुके हैं। दूसरा भी एक मैं डेटा पॉइंट आपको बताऊं कि जो हम अगर 15 या 20 साल पहले का सिचुएशन देखें तो ये जो अगर और तब की टॉप 100 कंपनीज जो लार्ज कैप कहते हैं वो देखें तो टोटल मार्केट कैप का वो करीबन 82% थे। 82% जो मार्केट कैप है वो लार्ज कैप्स में आता था। आज क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप इतने आउट परफॉर्म किए हैं तो वो जो लार्ज कैप का प्रोपोर्शन है वो करीबन 68% हो गया है, 62% हो गया इनफैक्ट। सो ऑलमोस्ट 38% ऑफ द मार्केट कैप इज नाउ मिड कैप और स्मॉल कैप। तो अगर आप इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक्चुअली आपके पास चॉइस नहीं है, आपको मिड स्मॉल कैप देखना ही पड़ेगा। राइट। एंड ये भी तो कहते हैं कि कल के जो लिस्टेड जायंट्स हैं वो आज के स्मॉल कैप्स हैं। और आपका कैंपेन ही स्पॉटिंग what you call big in small. Correct. So I think that completes the whole loop for that. एक conversation मिहिर मार्केट में ये भी है कि markets are over at all time high and for our small caps and other. Now how do you think the value unlocking will happen from this level to next? Some of it you have answered, but now the some of it is about the other tailwinds that you think that this will add to the more growth for the small cap. श्योर। तो देखिए एक फंडामेंटल ट्रुथ है स्टॉक मार्केट का, ये है कि स्टॉक प्राइसेस जो है वो दे आर अ स्लेव ऑफ अर्निंग्स, राइट। लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में ओवरशूट होता है, अंडरशूट होता है, तो ओवर वैल्यूएशन होता है, अंडर वैल्यूएशन होता है। अगर लेकिन आप लॉन्ग टर्म का बिग पिक्चर देखो, चाहे स्टॉक लेवल पे देखेंगे चाहे मार्केट इंडेक्स लेवल पे देखेंगे, तो अल्टीमेटली जिस रेट पे प्रॉफिट ग्रो करता है उसी रेट पे स्टॉक प्राइस ग्रो करता है। तो जब हम स्टॉक पिकिंग की बात करते हैं तो हम यही अनुमान लगाना चाहते हैं कि ये स्टॉक का लॉन्ग टर्म प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ से कितना होगा। पास्ट इज पास्ट, लेकिन फ्यूचर में कितना ग्रोथ होगा वो स्टॉक मार्केट हमेशा देखती रहती है। तो अगर हम स्मॉल कैप्स की बात करें तो वैल्यूएशन वाइज हम देखें कंपेयर टू से लार्ज कैप्स, तो करीबन जो उनका जो पॉपुलर रेशियो है प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो वो करीबन 18 to 19 है ऑन अ 2 year FY26 बेसिस पे। और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो स्मॉल कैप इंडेक्स है 250 का उसका प्रॉफिट ग्रोथ भी करीबन 18% आएगा नेक्स्ट 2-3 साल के लिए।
तो अगर 18% ग्रोथ है और 18 का पी है ऑन अ 2 ईयर बेसिस, तो जो प्राइस अर्निंग्स टू ग्रोथ का जो हम रेशियो गिनेंगे वो 1 है, राइट? तो विच इज़ क्वाइट रीजनेबल। तो ग्रोथ के लिए हम एडजस्ट करेंगे तो स्मॉल कैप यूनिवर्स जो है वो अभी भी इतना एक्सपेंसिव नहीं है। इनफैक्ट लार्ज कैप जो सिमिलर वैल्यूएशंस पे हैं उनकी अर्निंग ग्रोथ थोड़ी लोअर है। सो इवन कंपेयर टू लार्ज कैप जो स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। और दूसरा सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमने एनालाइज किया था कि इन अ गिवन ईयर अगर इंडेक्स कुछ भी नहीं करता है तो भी विद इन द hundreds of small caps that are there, there are stocks which will give you superb returns even in a not so Flat great year, market. even in a flat market. That's a great point. और जैसे हमने डिस्कस किया कि चॉइसेस इतनी है, अगर मैं 2000 करोड़ का मार्केट कैप कट ऑफ रखूं फिर भी करीबन 1000 कंपनीज हैं। I think there's a problem of plenty, and I'm sure आपके लिए उतना ही challenging हो जाता होगा to research the whole universe. How big is your team? Because I was reading your presentation, which has some amazing slides and data points. उसमें से एक चीज़ बहुत interesting थी कि yes, you have a very strong investment philosophy है, आपका stock picking style एक बहुत well thought through process है, risk management and stuff. But आपकी team, how is the team formed to take care of such a big scale investment opportunity? Problem of plenty. तो देखिए हमने इवन दो वी आर अ स्मॉल, और स्मॉल कहूँगा एस एम में फंड हाउस है और नए फंड हाउस है, हमने क्वालिटी और साइज ऑफ टीम में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। तो हमारी टीम ऑलमोस्ट 12 पीपल की है, जिसमें फंड मैनेजर्स है, एनालिस्ट्स हैं और ट्रेडर्स हैं। उसमें से 4 आर फ्रॉम द फिक्स्ड इनकम टीम और बाकी जो है वो इक्विटी टीम के हैं। तो और सारे जो हमारे फंड मैनेजर्स, एनालिस्ट, माई सेल्फ, दे ऑल कम फ्रॉम गुड इन्वेस्टमेंट बैकग्राउंड्स, फ्रॉम इन्वेस्टमेंट बैंक्स, फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स, फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनीज। तो हमने काफ़ी अच्छी क्वालिटी की टीम बनाई है एंड वी बिलीव दैट वी हैव अ विनिंग कॉम्बिनेशन। Wow, the team has a lots on hand. Fantastic. Mihir, अभी हम जब हम एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को एवेलुएट करते हैं रिस्क मैट्रिक्स से, स्मॉल कैप इन्वेस्टमेंट करते वक्त एक इन्वेस्टर कैसे एवेलुएट करे रिस्क? आपने उसका आंसर दे चुके हैं इन अ वे ऑफ वैल्यूएशंस एंड द लेवल्स ऑफ द मार्केट, बट हाउ डज वन रियली बैलेंसेस बिटवीन रिस्क एंड एलोकेशन टू स्मॉल कैप्स? श्योर। तो देखिए आपके अगर इंडिविजुअल पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो जैसे मैंने कहा अब स्मॉल और मिड कैप का साइज ही इतना बड़ा हो गया है इन द मार्केट कि आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ऑफ कोर्स यू हैव अ चॉइस कि आप मल्टी कैप फंड या फ्लेक्सी कैप फंड भी इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसमें देयर इज़ अ प्रोपोर्शन ऑफ स्मॉल कैप्स। लेकिन उसमें क्या होता है कि अगर पोर्टफोलियो में 100 स्टॉक्स हैं तो उसमें से प्रॉब्ली 15% स्मॉल कैप एक्सपोजर मिलेगा, 20% स्मॉल कैप एक्सपोजर मिलेगा। ऑन द अदर हैंड इन अ स्पेसिफिक स्मॉल कैप फंड सारा ऑलमोस्ट 80-90% of the portfolio will be in small caps and you'll get exposure to maybe 40-50-60 small cap stocks. So that it's a more vibrant small cap portfolio I would say. And as I said, choices अगर देखें तो बहुत ज़्यादा है। जो मैंने कहा कि 2000 करोड़ का मार्केट कैप है वो कट ऑफ लूँ तो भी 1000 कंपनीज हैं और उसमें से मैं 250 कंपनीज निकाल दूँ मिड और लार्ज में से फिर भी 800 कंपनीज बचती है ऑलमोस्ट। एंड ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हम तो 2000 करोड़ मार्केट कैप के नीचे भी जा सकते हैं। तो ये जो स्टॉक पिकिंग की जो एक्साइटमेंट है वो तो हमेशा स्मॉल कैप्स में ही होती है। दिख भी रही है। थैंक यू मिहिर फॉर दीज इनसाइट्स। मुझे आपसे एक और बात बहुत डिटेल में जाननी थी फॉर द व्यूअर्स एंड द लिसनर्स कि एक इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी बहुत मायने रखती है एक फ़ंड की, और आप इस पे एम्फसाइज भी कर रहे हैं कि एक स्टॉक सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर भले ही सेक्टर चल रहा हो। आप अपनी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी के बारे में कुछ बातें बताएं एंड क्या डिस्टिंक्ट है एंड व्हाई इट वर्क्स? Our philosophy, our DNA as a fund house is basically growth investing. So हमारे लिए visibility of earnings growth, profit growth बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो starting point जो हमारा है वो ये क्वेश्चन आंसर करने की ट्राई करता है कि ये कंपनी या ये स्टॉक जो है उसकी प्रॉफिट्स बढ़ने वाली हैं कि नहीं गोइंग फॉरवर्ड। पास्ट इज़ पास्ट, लेकिन हम फ्यूचर लुकिंग देखते हैं और ट्राई टू एस्टिमेट करते हैं कि इसकी प्रॉफिट कितनी बढ़ सकती है, नॉट ओनली इन द शॉर्ट टर्म बट ऑल्सो इन द लॉन्ग टर्म। जो वेरियस फिलोसॉफीज है उसमें समटाइम्स द फिल्टर इज़ दैट ऑफ वैल्यूएशन और वैल्यू फर्स्ट। हमारे लिए ग्रोथ पहले आती है और उसके बाद हम टेस्ट करते हैं कि वैल्यूएशंस सही हैं कि नहीं।
तो दैट इज़ व्हाट इज़ डिफरेंट इन आवर अप्रोच, दैट इज़ वन. बट उससे भी ज़्यादा ये जो मैंने डिस्क्राइब किया उसको वो कहते हैं कि ग्रोथ एट रीजनेबल वैल्यूएशंस. पहले ग्रोथ और फिर टेस्ट फॉर वैल्यूएशंस. बट उससे भी ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि ये जो अर्निंग्स या प्रॉफिट ग्रोथ हम देख रहे हैं वो कितने लंबे समय तक रहेगी. इसका महत्व इसलिए है क्योंकि एक जो मार्केट कैप होता है दैट इज़ द वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी, राइट. और वो मार्केट कैप अल्टीमेटली जो है वो स्टॉक मार्केट या इन्वेस्टर कंपनी के फ्यूचर प्रॉफिट्स को देख के डिटरमिन करता है. तो जितने ज़्यादा प्रॉफिट्स फ्यूचर में उतनी ज़्यादा मार्केट कैप. लेकिन क्या होता है कि जब हाई ग्रोथ कंपनीज होती हैं या कंपनी हाई ग्रोथ फेज में होती है तो प्रॉफिट्स बहुत रैपिडली बढ़ते हैं लॉन्ग पीरियड्स के उसमें. और उसमें फिर वो प्रॉफिट्स के हम वैल्यू देखेंगे तो जो फार ऑफ पीरियड्स की जो प्रॉफिट्स हैं वो बहुत बड़े हो जाते हैं और उसकी इम्पैक्ट आज के मार्केट कैप पे बहुत ज़्यादा होती है. तो इनफैक्ट मैं अगर कहूँगा कि कोई कंपनी का मार्केट कैप 1000 करोड़ है और वो हाई ग्रोथ फेज में है. हाई ग्रोथ मीन्स 15, 17, 20, 25% ग्रोथ फॉर 5 years, 10 years, 15 years, उसको हम हाई ग्रोथ कहेंगे. तो अगर ऐसी कंपनी हम आइडेंटिफाई करें और उसका हम मार्केट कैप देखें तो जो लंबे पीरियड्स के प्रॉफिट्स हैं, जो आफ्टर 5-7 years के जो प्रॉफिट्स हैं, उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 90% इम्पैक्ट करती है स्टॉक प्राइस को. प्रॉब्लम ये है कि जो एनालिस्ट होते हैं या फंड मैनेजर होते हैं उनके लिए अगले 2-3 साल का प्रॉफिट प्रोजेक्ट करना आसान होता है, लेकिन लंबा व्यू लेना डिफिकल्ट होता है क्योंकि अनसर्टन है, पता नहीं है क्या होगा, राइट. और मज़े की बात यह है कि आप करें या ना करें मार्केट तो दूर के प्रॉफिट्स को देख रही है. तो जब मैंने कहा कि 80-90% ऑफ वैल्यूएशन लंबे फ्यूचर की प्रॉफिट से आती है तो आज के प्रॉफिट के कंपैरिजन में आपको मार्केट कैप हमेशा हाई लगेगी, एक्सपेंसिव लगेगी. तो हम जो एनालिस्ट होते हैं या फंड मैनेजर टीवी पे आके बोलते हैं कि ये स्टॉक बनाना 50 का पी है, एक्सपेंसिव है, वो एक आधा स्टेटमेंट है. क्योंकि पूरा स्टेटमेंट ये है कि एक्सपेंसिव है बिकॉज हमें प्रॉफिट ग्रोथ हाई नहीं दिख रही है. अगर हमें प्रॉफिट ग्रोथ हाई दिख रही है फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम तो शायद ये एक्सपेंसिव नहीं है. तो ये हम कहते हैं टर्मिनल वैल्यू इन्वेस्टिंग. टर्मिनल वैल्यू जो है इज द वैल्यू ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ अ कंपनी फॉर द लॉन्गर पीरियड प्रॉफिट. तो वो जो वैल्यू है इन अ हाई ग्रोथ स्टॉक एज आई सेड बहुत ज़्यादा होती है. 80-90% ऑफ द वैल्यू ऑफ द कंपनी कम फ्रॉम द टर्मिनल वैल्यू. सो हम एक लंबा व्यू, बिग पिक्चर व्यू लेके चलते हैं कि क्या ये स्टॉक 10, 15, 20 साल तक हाई ग्रोथ फेज में रहेगा. और अगर वो रहेगा तो हम एक एस्टिमेट करते हैं कि अगर इस तरह का ग्रोथ आया तो मार्केट कैप आफ्टर 10 years क्या हो सकती है, और फिर कंपेयर करते हैं कि आज के मार्केट कैप और वो मार्केट कैप में कितना ग्रोथ मिलेगा हमें. आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव एज वेल बिसाइड द फिलोसफी जो आप फॉलो करते हैं. आई थिंक ये एक तरीके इस फिलोसफी को प्रैक्टिस जब आप करते होंगे तो शायद आप काफ़ी सारी चीज़ें टुडे डिस्काउंट भी करते होंगे, द इंटेंजिबल्स जो आप बोलते हैं अबाउट द कंपनी, विच इज़ अबाउट नंबर्स एंड प्रॉफिट्स एंड अदर थिंग्स, बट डेफिनेटली अ लॉट ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स जो कंपनी के वैल्यूएशन में सपोर्ट करें. बिल्कुल. अगर स्मॉल कैप पे अगर अब इन्वेस्ट नहीं करेंगे लोग तो क्या मिस कर सकते हैं? व्हाट इज स्पेशल? देखिए, सबसे पहले तो हमने साइज़ की बात की और नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात की, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कई ऐसे सेगमेंट्स हैं जहाँ पे आपके पास शायद लार्ज कैप ऑप्शंस होंगे ही नहीं. ओके, इफ लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ से ऑटो एंसिलरीज, राइट. ऑटो एंसिलरीज में शायद 1 या 2 लार्ज कैप्स हैं, क्योंकि उसके कंपैरिजन में करीबन 30 या 40 स्मॉल कैप ऑप्शंस हैं आपके पास. सो स्मॉल कैप्स में ज़्यादा ऑप्शंस है और कई जगह पे तो ऑप्शंस है ही नहीं लार्ज कैप में. अगर होटल देखें तो आजकल हम कहते हैं कि प्रीमियम होटल्स में बुकिंग नहीं मिलती, हाई ग्रोथ सेक्टर है, कैपेसिटी कम है, डोमेस्टिक टूरिज्म इतना बढ़ गया है कि होटल्स बुक रहती है महीनों तक, और प्राइसिंग तो आपको पता ही है जो ब्रांडेड होटल्स हैं उनकी. तो अगर हम स्कैन करें तो लार्ज कैप में कोई होटल स्टॉक है ही नहीं. तो आपको अगर होटल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो आपको मिड कैप या स्मॉल कैप में ही करना पड़ेगा. ऐसे काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं, सेगमेंट्स हैं जहाँ पे लार्ज कैप में चॉइस ही नहीं है, तो आपको मिड या स्मॉल कैप में ही जाना पड़ेगा. और जैसे हम अग्री करते हैं सब कि इंडिया इज़ अ हाई ग्रोथ इकोनॉमी,
एंड विद इन दैट हाई ग्रोथ इकोनॉमी कई सारे सेक्टर्स हैं वो इकोनॉमी से भी ज़्यादा फास्ट ग्रो करेंगे, क्योंकि डेमोग्राफिक्स चेंज हो रही है, इनकम लेवल्स चेंज हो रही है, कंजम्पशन पैटर्न्स चेंज हो रही हैं। तो काफ़ी सारे ऐसे सेगमेंट्स हैं जहाँ पे ऑप्शंस ही नहीं है। अब हम एक और एग्जांपल दूँ आपको, हम कहते हैं कि द होल वर्ल्ड वांट्स टू मूव प्रोडक्शन फ्रॉम चाइना टू इंडिया, स्पेशली इन केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। तो केमिकल्स में लार्ज कैप में देखूँ तो 2 कंपनीज हैं, स्मॉल कैप में देखूँ तो 40 से ज़्यादा कंपनीज हैं। तो काफ़ी सारे ऐसे मेगा थीम्स हैं, मेगा ट्रेंड्स हैं जहाँ पे अगर आपको मीनिंगफुल एक्सपोजर लेना है तो आपको मिड या स्मॉल कैप में ही देखना पड़ेगा। राइट, आपने बहुत अच्छी इंसाइट्स बताई, बिकॉज इससे एक बहुत डिफरेंट स्पेक्ट्रम मिलता है देखने का, कि एक स्मॉल कैप यूनिवर्स एक बड़ा ही नहीं है, कुछ ऐसे ट्रेंड्स एंड ऐसे स्टोरीज हैं जो स्मॉल कैप से ही आएंगी। इट ऑल्सो मेक्स मी थिंक कि जैसे न्यू एज टेक्नोलॉजी कंपनीज तो लार्ज कैप्स में है ही नहीं वैसे भी, उसके अलावा सच एग्जाम्पल्स probably makes a good case for sector as a whole, so to say. इनफैक्ट मैं एक और आपको ब्रेकअप दूँ कि मैंने जैसे कहा कि 2000 करोड़ से ज़्यादा की मार्केट कैप कंपनीज करीबन 1000 कंपनीज हैं, राइट। उसमें से मैं नंबर वाइज ब्रेकअप करूँ तो करीबन 1000 में से 560 कंपनीज हैं वो हाई ग्रोथ स्टॉक्स में है, हाई ग्रोथ सेगमेंट्स में है। जैसे मैंने कहा ना कि जो से होटल्स हैं या प्रीमियम कंजम्पशन है या इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, रियल एस्टेट, ये सारे जो सेगमेंट्स हैं वो मैं कहूँगा एवरेज से फास्ट ग्रो करेंगी। तो 560 स्टॉक्स जो है वो हाई ग्रोथ सेगमेंट्स में है। लेकिन ये 560 स्टॉक्स को मैं अगर ब्रेकअप करूँ तो उसमें से 460 स्टॉक्स, ऑलमोस्ट 80% जो है वो स्मॉल कैप्स है। सो यूनिवर्स की कमी नहीं है। आई थिंक द होल स्किल विल बी टू आइडेंटिफाई द राइट एंड स्टे इन्वेस्टेड। बिल्कुल। मिहिर, जो इन्वेस्टर्स आपको सुन रहे हैं उनके लिए आपकी क्या एडवाइस रहेगी, स्पेशली जो लोग अपनी एलोकेशन रीबैलेंस करना चाहते हैं इस टाइम पे, कि स्मॉल कैप से अभी निकलें, प्रॉफिट बुक करें, या लोगों की सुने कि बहुत ओवर हीटेड है, बट रैशनल सजेशन फ्रॉम यू, एंड आई कुड बी वन ऑफ दोज इन्वेस्टर who panic with increasing levels of market, but definitely जो listeners आपको सुन रहे हैं उनके लिए आप क्या recommend करेंगे? सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि आपका जो पोर्टफोलियो, पर्सनल पोर्टफोलियो हो या म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है, उसमें क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। तो सबसे पहली जो मैं चीज़ देखता हूँ स्टॉक्स पिकिंग में, वो क्वालिटी ऑफ द कंपनी देखता हूँ। और बाय क्वालिटी मैं ये नहीं कहता हूँ कि रिटर्न ऑन कैपिटल या रिटर्न ऑन इक्विटी, मैं क्वालिटी ऑफ प्रमोटर एंड मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ। क्योंकि अगर नीयत अच्छी नहीं है तो कितनी भी अच्छी इंडस्ट्री हो, कंपनी पैसा आपको बना के नहीं देगी, क्योंकि नीयत अच्छी नहीं है। तो क्वालिटी ऑफ प्रमोटर की, माइनॉरिटी शेयर होल्डर को कैसे ट्रीट करते हैं, वो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड सेकेंड इज एज वी डिस्कस्ड कि अल्टीमेटली इंडिया इज़ अ ग्रोथ मार्केट एंड वी हैव टू बेट ऑन ग्रोथ। तो आप ये देखें कि आपकी जो पोर्टफोलियो है उसमें जो कंपनीज हैं उसके ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स आपको क्या लग रहे हैं। एंड थर्ड ऑफ कोर्स वैल्यूएशंस, जो तो जैसे हमने डिस्कस किया कि अगर हाई ग्रोथ स्टॉक्स आपको लग रहे हैं कि ये लंबा रनवे है ग्रोथ का, तो बाय करंट स्टैंडर्ड्स और बाय करंट अर्निंग्स आपको शायद वैल्यूएशन थोड़े एक्सपेंसिव लगे, लेकिन देन यू टेक अ कॉल ऑन द लॉन्गर टर्म प्रॉस्पेक्ट्स। No, I think that's settles the score बोलते हैं ना। Yes, it does gives a perspective to the investor as well as, and after all, market valuation is one thing, but if your investment is driven by very clear objective, as discussed with your registered mutual fund distributor or your advisor, I'm sure you are listening to Mihir's interview, and you know that this is a sector with full of opportunities, and stock selection, investment philosophy, and the pedigree that Mihir has and his team has, the fund house has, is absolutely capable to find the next listed giants that will come from the small cap universe. Mihir, one of the most common asked question is also this, that छोटी कंपनियां गोरिल्लाज बन जाती हैं, तो किस टाइप की वेल्थ क्रिएशन होती है? ये तो बहुत एक्साइटिंग क्वेश्चन है। मैं थोड़ा स्टैटिस्टिक्स आपको दूं तो जैसे हमने कहा कि मार्केट में जो पहली 250 कंपनीज हैं वो लार्ज और मिड कैप हैं, और उसके बाद सारी जो है 250 फर्स्ट स्टॉक ऑनवर्ड्स स्मॉल कैप्स गिनते हैं। बट फॉर द सेक ऑफ एनालिसिस हमने क्या किया कि जो 251 से लेके 500 स्टॉक्स है उसको हमने स्मॉल कैप गिना, बाकी हम माइक्रो कैप गिनते हैं। तो माइक्रो कैप तो
500 स्टॉक्स और हैं, लेकिन स्टैटिस्टिक्स अगर देखें तो दे आर स्टनिंग. सो 2014 विच इज़ 10 years ago, अगर हम देखें कि 250 स्मॉल कैप स्टॉक्स गिने जो तब स्मॉल कैप्स थे, उन्होंने क्या किया है आज 10 साल में क्या किया है. तो 10 साल में जो तब के 250 स्टॉक्स थे उसमें से 112 स्मॉल कैप रहे, करीबन 40 स्टॉक्स स्मॉल कैप से मिड कैप बन गए. ओके, और उनकी जो एवरेज रिटर्न है वो करीबन 16 टाइम्स है. ओके, सो 112 जो स्टॉक्स हैं वो स्मॉल कैप रहे, करीबन 43 स्टॉक्स जो हैं वो मिड कैप बन गए विद एवरेज रिटर्न ऑफ 16 टाइम्स. 2 स्टॉक्स लार्ज कैप बने, उसकी एवरेज रिटर्न 40x थी. Wow, I get the point. I get the point. उससे भी अगर नीचे जाए, जैसे मैंने कहा मैंने तो 250 स्टॉक से गिने स्मॉल कैप में, लेकिन उसके भी नीचे जो माइक्रो कैप है बिलो द 500 स्टॉक, उसमें से करीबन 90 स्टॉक्स जो थे वो स्मॉल कैप्स बने. 93 बिकेम स्मॉल कैप्स और उनका एवरेज रिटर्न 21x था. Wow. ओके, और करीबन 15 स्टॉक माइक्रो कैप से मिड कैप बने और उनका रिटर्न करीबन 60x था. तो स्मॉल कैप और माइक्रो कैप जो है जब अपग्रेड होते हैं तो रिटर्न्स बहुत ज़्यादा बनते हैं. Wow. I wish we could have met earlier. This part would have come earlier. But and small caps. No, I think what the point that we are driving home is that the universe of Indian markets is full of opportunities. But when we are zooming in into Indian markets and finding the next where the returns would come in, and that's where we zoomed in into small cap universe. And within the small cap universe, you just heard, Mihir, that it feels like we are just getting started, right? So अगर ये कहना कि मार्केट बहुत रन अप हो चुका है, निफ्टी ऑल टाइम हाई है, आप किसी भी परमिटेशन कॉम्बिनेशन देखेंगे तो आप यही बोल रहे हैं कि स्मॉल कैप्स हैज़ अ ग्रेट रोड अहेड. It's about the right stock selection. It's about doing the right research and unlocking the. I think it appears like a forever wealth, wealth forever. But on a serious note, it seems like a good path ahead for an investor which is long term and has figured out the risk appetite. ये क्वेश्चन बहुत आता है कि ये पूछना चाहिए कि लमसम डालें या थोड़ा डाइवर्सिफाई करें. श्योर. सो दैट फ्रैंकली वन साइज फिट्स ऑल वाला आंसर मैं नहीं दूंगा. इट्स रियली अ फंक्शन कि आपकी एग्जिस्टिंग होल्डिंग्स क्या है. तो अगर आप बहुत ज़्यादा डोमिनेंटली इन्वेस्टेड हो इक्विटीज़ में तो शायद आपके लिए लमसम रेकमेंड नहीं करेंगे. सिस्टमेटिकली करें, या तो आधा लमसम करें, आधा फिर सिस्टमेटिकली ट्रांसफ़र करें टू स्टेप्स एंड ऑल. बट अगर आपकी एसेट एलोकेशन अभी इतनी नहीं है इक्विटीज़ में तो लमसम देख सकते हैं. Perfect. So it basically it's about your risk appetite, your investment style. जो भी करें लॉन्ग टर्म करें और स्प्रेड आउट कर सकते हैं, डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, बट इट्स अबाउट योर ओन रिस्क एपेटाइट एंड स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट. एंड टेक योर एडवाइस फ्रॉम द रजिस्टर्ड सेबी एडवाइजर, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर. Mihir, some of your key indicators for markets ahead. अगर हम मैक्रो जाए थोड़ा और लोग सुनना चाहते हैं, पीपल वांट टू नो कि इन नेक्स्ट फ्यू इयर्स में मार्केट्स क्या लगता है, व्हाट आर द टेलविंड्स एंड हेडविंड्स वी शुड बी अवेयर. बिल्कुल. तो मे बी आई वुड टॉक अबाउट द थीम्स दैट आई सी विच आर गोइंग टू ड्राइव द इंडिया स्टोरी. देखिए, हमने 4 ऐसे ट्रेंड्स आइडेंटिफाई किए हैं. मैं कहूँगा वैसे 3 ट्रेंड्स हैं. वन इज़ लिंक टू द डेमोग्राफिक्स, सेकेंड इज़ लिंक टू द फिजिकल एसेट क्रिएशन, थर्ड इज़ द इमरजेंस ऑफ डिजिटाइजेशन इन न्यू टेक्नोलॉजीज़. ओके, तो मैं एक की बात करूँ तो हमारी डेमोग्राफिक्स हमारी स्ट्रेंथ भी है और वीकनेस भी हो सकती है अगर हमने जॉब्स क्रिएट नहीं किए तो. और जो इंडिया स्टोरी जो इमर्ज हो रही है वो सारी इसके आजू बाजू बिल्टअप हो रही है. तो एक जिस तरह से हमारे इनकम लेवल्स राइज कर रहे हैं और पॉवर्टी कम हो रही है, माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम लोअर मिडिल क्लास टू मिडिल टू हायर मिडिल एंड अपर मिडिल टू एफ्लुएंट क्लास में जिस तरह से माइग्रेट हो रही है और होती रहेगी, क्योंकि अभी भी हम यंग कंट्री है और ग्रोथ आती है तो ऑटोमेटिकली हम माइग्रेशन देखते रहते हैं. हमारी जीडीपी पर कैपिटा $600 थी, अब करीबन $3000 के करीबन आ गई है. तो वो एक नेचुरल प्रोग्रेशन है. लेकिन जब ऐसी माइग्रेशन होती है तो कंजम्पशन पैटर्न्स चेंज होती हैं.
और प्रीमियम आइटम्स की कंजम्पशन ज़्यादा बढ़ती है। तो एक प्रीमियमाइजेशन ऑफ कंजम्पशन एक बड़ा थीम हम लेके चल रहे हैं, जिसमें सारी कैटेगरीज में हम देखें कि प्रीमियम आइटम्स की ग्रोथ रेट नॉर्मल आइटम्स से ज़्यादा होती है, चाहे वो 4 व्हीलर्स में हो, चाहे वो 2 व्हीलर्स में हो, चाहे वो लिकर कंजम्पशन में हो, चाहे वो होटल इंडस्ट्री में हो, ऑल द सेगमेंट्स कंज्यूमर ड्यूरेबल्स देखें, ऑल द सेगमेंट्स में ग्रोथ रेट अगर देखें, मैं साइज ऑफ मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ, ग्रोथ रेट की बात कर रहा हूँ। ग्रोथ रेट देखेंगे हम तो प्रीमियम आइटम्स की ग्रोथ रेट ज़्यादा रहेगी। सो दैट इज़ वन बिग थिंग दैट वी आर कैचिंग। सेकेंड है सेम लिंक टू द सेम इनकम लेवल्स एंड डेमोग्राफिक्स इज फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। ट्रेडिशनली जो हमारी सेविंग्स रही है वो बैंक डिपॉजिट्स, पोस्ट ऑफिस वगैरह में रही है, लेकिन जैसे जैसे सेविंग्स पूल बढ़ते जा रहा है, सेविंग्स की सोफिस्टिकेशन भी बढ़ रही है। तो इस पे जो सारे जो नॉन ट्रेडिशनल कैपिटल मार्केट्स प्लेयर्स हैं या तो फाइनेंशियल प्लेयर्स हैं, उसकी ग्रोथ रेट बैंकिंग वगैरह से शायद ज़्यादा रहेगी। तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं जो नॉन लेंडिंग लिंक्ड है, जैसे कि इंश्योरेंस, वेल्थ मैनेजमेंट, ब्रोकिंग, कैपिटल मार्केट्स, एसेट मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो ऐसी काफ़ी सारी जो फाइनेंशियल सर्विसेज की कैटेगरीज हैं जो पहले इतनी बड़ी नहीं थी, अब बड़ी होती जा रही हैं, और इनकी ग्रोथ रेट जो है रेस्ट ऑफ द फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री से ज़्यादा रहेगी। तो ये अगेन एक हाई ग्रोथ पॉकेट हमें दिख रहा है फॉर द लॉन्ग टर्म। सेकंड इज फिजिकल एसेट क्रिएशन। जैसे हमने कहा कि हमें जॉब्स क्रिएट करने हैं, और जो कंजम्पशन लिंक ग्रोथ है दैट कैन ओनली टेक यू सो फार। सिर्फ कंजम्पशन से शायद हम 5% से ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएंगे। अगर हमें 7-8% जो हमारा टारगेट है उस तरह से ग्रो करना है, वो लेवल पे ग्रो करना है, तो हमें फिजिकल एसेट क्रिएट करने ही पड़ेंगे। उसमें फैक्ट्रीज, मैंने मैन्युफैक्चरिंग करना, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, और सब कैटेगरीज अगर मैं जो गवर्नमेंट ट्रस्ट है, फॉर एग्जांपल डिफेंस, रेलवेज, वो सारे जो एरियाज़ है फिजिकल एसेट मैन्युफैक्चरिंग लिंक्ड एरियाज़ हैं, वो हमें ज़्यादा फास्ट ग्रो करने पड़ेंगे। तो एक ये हाई ग्रोथ सेगमेंट हमें ये दिख रहा है। और थर्ड मैं देखूंगा तो जैसे आपने पहले भी रेफ़र किया था, ये जो न्यू एज टेक्नोलॉजी कंपनीज आ रही हैं विच आर यूजिंग टेक्नोलॉजी एंड डिजिटाइजेशन टू ईदर क्रिएट न्यू बिजनेस मॉडल्स और डिसरप्ट एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज, and these are companies which will have their own network effect and they will continue to be dominant players. टिपिकल हमने देखा है ये इंडस्ट्री में जब नेटवर्क इफेक्ट आती है, कस्टमर बेस बनती है, तो विनर टेक्स ऑल वाली सिचुएशन हो जाती है। तो इसमें हम जैसे कहीं गोरिल्लाज इमर्ज होते देख सकते हैं। Wow, this is very interesting, and it also does answers a lot of questions in the mind of investors as well as distributors, that how do we really pan it out for the next investment or your future के लिए. So how does the future really looks like? Mihir, one of the few questions that I would like to ask is more up to do with your personal space. आप एक बहुत popular और बहुत followed CIO हैं इंडस्ट्री के. आप खुद की इन्वेस्टमेंट्स कहाँ करते हैं? To ask this. सेबी ने तो वैसे भी कंपलसरी कर दिया है कि 20% ऑफ आवर इनकम हैज टू गो इनटू आवर ओन फंड्स। सो स्टॉक्स एंड रियल एस्टेट आर द टू बिगेस्ट एसेट क्लासेस इन माय पर्सनल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि रियल एस्टेट का तो बाय डिफॉल्ट हो ही जाता है, बॉम्बे में कुछ सस्ता है ही नहीं, तो वॉट एवर रियल एस्टेट यू ओन इन बॉम्बे इज एक्सपेंसिव ओनली, इट्स द लास्ट टिकट. So stocks and real estate are the two big asset classes. I also have a significant exposure to gold. In the form of ETFs or? ETF, mostly ETFs, yes. So like, let me know where the piles are. ETFs and sovereign bonds. No, I think this is very good because there are a lot of listeners, young, mix, who wants to know where the CIOs invest. So पहली बात तो वो अपने खुद के फंड में इन्वेस्ट करते हैं, and real estate, of course. Besides that, other mutual funds, if I may say so. Of course. And gold ETFs. The second question is, Mihir, you are very well read. You have a fantastic art of articulating the data, and I had the privilege of seeing some of them, and highly interacted posts that you do. People want to know, do you write your own post or someone else's writes for you? I 100% write my own posts. And of course, most of them are from
some research report. Yes. I don't produce the content, Yeah. but I certainly interpret the content in my way. Perspective is yours. Absolutely. What you put it as. Absolutely. Because one data set can be presented in 10 different ways. Absolutely. But I've always seen Mihir Vora जब data set डालते हैं तो पूरी एक community आ जाती है आपके उस पे. And one other question I frequently get is ये जो आप बनाते हो वो कैसे बनाते हो? I would like to disclose that ये iPad और Apple Pencil से ही मैं बनाता हूँ. ये iPhone की endorsement नहीं है. Okay, oh, that's fantastic. You're talking about the Bloomberg graph. All the graphs that all I the note, graphs all that the you- all the notations are on the iPad and the Apple Pencil. As you're truly gifted. Mihir, I wish you a lot of good luck with, I think you're doing everything in your capacity, which you will do tremendously well. And I hope that you identify a lot of gorillas for all of us, and that helps us in our wealth creation journey. Absolutely. Thank you so much. It's been a pleasure being here, and I look forward to your application also for the small cap fund. Absolutely. I'm going to be the first. If I get the first folio, I'll get it. I will invest for sure. No, thank you so much, Mihir. This was lovely having you, and thanks for your candid conversation. Thank you. Thank you. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.